बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को हम वेलकम करते हैं। शदीद मौशी बहरान है, अवाम महंगाई से निढाल है और आखिरी उम्मीद इस वक्त सिर्फ IMF का पैकेज है। हीले बहाने भी हो रहे हैं, खदशात का इजहार भी किया जा रहा है। विफाकी और निगरान हुकूमतें इलेक्शन से फरार कर रही हैं। विफाक और निगरान हुकूमतों का इलेक्शन को मौखर करना कितना बड़ा आईनी बहरान पैदा कर सकता है, ये बड़ा अहम सवाल है जिसके ऊपर आमिर मतीन साहब का तफसील के साथ तज्जिया हम शामिल करेंगे। मगर इसके साथ साथ जब हम नून लीग की सियासत को देखते हैं तो ये जानना होगा कि क्या नून लीग मरियम नवाज साहिबा को कबूल करने से इनकारी है। अगर सीनियर क़यादत को देखें तो तू चल मैं आया, इस पॉलिसी पर वो हमें गामज़न नजर आते हैं। कुछ हलकों में ये बात भी चल रही है और जानने की कोशिश भी करेंगे आमिर साहब से कि क्या मुस्लिम लीग अब्बासिया का क़याम होने जा रहा है। इस सवाल के ऊपर भी बात करेंगे। आपके कहके के हवाले से जो आपने स्माइल भी दी है उसके ऊपर मैं बात करूंगी। मगर सबसे पहले मुझे बताएं, सबसे बड़ी ज़रूरत है मगर लगता है सबसे बड़ा मसला बन गया इलेक्शन का। वो कहते हैं कि जिस सिक्योरिटी हमें चाहिए मगर हालात इतने ख़राब में सिक्योरिटी मिल नहीं रही, क्या है ये वजह? मैं वैसे आपकी जो टर्म बनू अब्बासिया पे आ गई थी कि अच्छी टर्म आपने इस्तेमाल की है। मगर ये संजीदा बात ये है कि ये हमारे यहाँ हर चीज़ पे कंट्रोवर्सी डाल दी जाती है जहाँ ज़रूरत भी नहीं होती। मगर ये इमेजिन नहीं किया जा सकता था कि आइन की जो बड़ी वाज़ह शिकें हैं, जो कि जिसे कहते हैं आयरन क्लाइड, कि जो है कार्व्ड इन स्टोन, पत्थर पे लिखी भी, उनके मतलब भी कंट्रोवर्सी। और ये जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने वाला है, ये कार्व्ड इन स्टोन है, ये लिखा जा चुका है। और वो बार बार जो 2-3 मसाले देते हैं, वो इत्तेज़ाज़ साहब शायद अगर हमें ज्वाइन करेंगे तो उनसे पूछेंगे कि वो 2 मसाले कितनी गलत हैं। मगर हर किस्म का हीला बहाना इस्तेमाल हो रहा है। ऐसी कुछ तो फ्रिवलेस किस्म की, मज़क्का खेज़ किस्म के बहाने बनाए जा रहे हैं कि खुद ही शर्म आ जाती है कि यार ये क्या जवाब पेश कर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। और अगर इनको आखिर में अदालत ने, जो कि लाजमी अदालत को ये करना पड़ जाएगा, मेरा नहीं ख्याल है कि इम्कान इस बात का है कि अदालत इसको रद्द कर सके कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन जो है, तो इनके वो मुंह की खानी पड़ेगी। और ये इस तरह शिकस्त से जाएंगे तो उसका इनका नुकसान होगा। और इनके काफ़ी सारे लीडर्स नून लीग के ये कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी कह रहे हैं कि जनाब करवाएं इलेक्शन से भागने वाली पार्टी कभी इलेक्शन नहीं जीतती है, पहली बात। अब सिक्योरिटी का जो उन्होंने लेटेस्ट वो किया है जी, मसाइल हैं कि पहले तो वो सूबों की तरफ से आया हुआ था कि जी मुल्क की अहम तनसीबात और गैर मुल्की बाशिंदों को सिक्योरिटी फ्राहम करनी है। फिर जनाब के इलेक्शन करवाना मुश्किल है। पंजाब पुलिस को एकदम ना कच्चे के डाकू याद आ गए। उन्होंने हम जी कच्चे के डाकुओं के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं, वो इतना है तो इसलिए हम इलेक्शन नहीं करते। अब इसमें इंसान हंसे या रोए ये नहीं समझ आती। मेरा ख्याल है रो लेना चाहिए। दूसरा ये जो लेटर लिखा है वज़ारत दाखिला ने आज इलेक्शन कमीशन को, ये बड़ा ही, ये भी एक किस्म का रोने और हंसने वाला ही खत है कि इसमें उन्होंने बताया है, इतने बुरे हालात मुल्क के बताए हैं कि जनाब इस वक्त हम जो है ना बहुत बुरी सिक्योरिटी सिचुएशन से गुजर रहे हैं और टेररिज्म हो रहा है पूरे मुल्क के अंदर और मल्टी डायमेंशनल हो रहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी पे लोग गए हुए हैं, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म चल रही है, प्रोटेक्शन ऑफ की इंस्टॉलेशन, सिक्योरिटी ऑफ फॉरनर्स। बाय द वे ये हमारे पे ये इल्ज़ाम लगाती हैं बाहर की कि इनके ये न्यूक्लियर मुल्क है मगर इनकी जो की इंस्टॉलेशन है उसकी ये हिफाजत नहीं करते। ये खुद ही मानने लग पड़े हैं कि जी हाँ हमारे यहाँ बाकी बड़ा मसला है। और फिर एप्रीहेंशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स के यहाँ पे जो है फॉरनर रह रहे हैं, और गन रनिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, डिप्लॉयमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला, इन टेररिज्म बहुत ज़्यादा है। अगर इतने बुरे हालात हैं जितने ये बता रहे हैं तो इस गवर्नमेंट को रिज़ाइन कर देना चाहिए कि अगर इनसे ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही, और ये बिल्कुल एक बता दी सिचुएशन बैरूत और अफगानिस्तान से बुरी को उन्होंने खुद ही बता दी है। गवर्नमेंटें नॉर्मली होता है वो हौसला देती है कि नहीं हो रहे हैं हालात कंट्रोल में, हम इंशाल्लाह कर लेंगे, हमारे पे एतबार करें। ये खुद ही एक तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ ये जब ये इनको ज़रूरत पड़े तो ऐसे सा बहाना कोई रह नहीं गया कि कोई ना। उसके बाद अगर ये हालात हैं मुल्क के तो फिर इनको रिजाइन, शहबाज शरीफ साहब को ना कहना चाहिए जी गुड बाय, मैं फेल हो गया तो मुझे आप जाने की इजाज़त दें।
मगर याद रहे कि पाकिस्तान के जो 2013 और 2008 के इलेक्शन हुए थे, पाकिस्तान की तारीख में वो पीक पे हमारे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे। 60,000 जो है ना लोग शहीद हुए थे और रोज़ आए रोज़ बम धमाके हो रहे होते थे, जो पेशावर का भी बिल्कुल हुआ है। मगर इसको वजह बनाना एक बड़ी ही एक मैं समझता हूँ एक बेवकूफ़ी और मज़का केस है। बात यह है कि ये बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, तशरीह गलत ये कर रहे हैं। ये लोकल बॉडीज़ के कराची के जो इलेक्शन हुए थे उस पर भी उन्होंने कहा था कि हमें इसमें ना डालें आप, इस वक्त वाकई वो बिज़ी हैं इन चीज़ों में। ये मगर ये सारी पाकिस्तान की सारे इलेक्शंस के अंदर ये फ़ौज अंदर पोलिंग बूथ्स पे खड़ी नहीं होती थी, उन दिनों खड़ी की थी जब ये बहुत ज़्यादा आपस की लड़ाइयाँ और धांधली के ख़तरात थे। तो ऐसी नौबत ही क्यों आए? ये उनका काम नहीं है कि वो करेंगे, इलेक्शन कमीशन का सिविल इंतज़ामिया का काम है। तो अगर ये करेक्शन वो कर रहे हैं कि हमें इस काम में ना डालें, क्योंकि जब वो इन्वॉल्व होते हैं फिर धांधली होती है तो फिर इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने की। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि वो साइड पे रह रहे हैं। हाँ, बहुत सीरियस लॉ एंड ऑर्डर की अगर सिचुएशन होगी तो आप मेरा 245 है अल्बन आर्टिकल के सिविलियन एड के लिए जब आप उसको इन्वोक करेंगे तो उनको आना ही पड़ता है, फिर वो एक आईनी जिम्मेदारी है। ये जी इलेक्शन के अंदर हर बूथ के अंदर एक फौजी खड़ा हो, ये गलत रवायत थी और ये अब नहीं, वो पहले भी कह रहे हैं। आपके सिविल इंतज़ामिया का काम है, आपने ये केयर टेकर गवर्नमेंट किस लिए रखी हुई है? इसके लिए पूरे पाकिस्तान की सिविल इंतज़ामिया इस्तेमाल होती है, टीचरों से करवाया जाता है, हर पूरे सरकारी मुलाजमीन को इस्तेमाल किया जाता है। उनको इनका काम है एडमिनिस्ट्रेशन का कि वो अरेंज करें कि हर जगह पे किया जाए। पर ये एक जो सिक्योरिटी के हवाले से मैं समझता हूं, मैं वेलकम कर लेती हूँ। बाकी और जो हिले बहाने बनाकर जवाब पेश किए जा रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते, उसके ऊपर बात करेंगे फर्दर। इस वक्त हमें सीनियर माहिर कानून है, बड़ी मोतबर आवाज़ हैं, बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया चौधरी एतजाज साहब। हम जब भी किसी आईनी मामले में फंसते हैं तो पाकिस्तान में मैं आपसे बड़ी किसी को अथॉरिटी नहीं मानता और बहुत कुछ सीखा है 35 साल की सहाफत में आपसे। अभी ये जो कि बिल्कुल एक मैं कह रहा था कार्ड इन स्टोन, जो जिस तरह की शक्लें होती हैं आइन की, तो ये कभी भी बहस ही नहीं इस मुल्क में हुई कि इसके अंदर गुंजाइश है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। कोई कहता है कि जनाब ये कोई जो है मलिक अहमद साहब है, बड़े समझदार आदमी हैं, लॉयर भी हैं, वो आपने मैं देख रहा था आगे प्रोग्राम में आप ARY के आपने दूसरी की कि वो आइन की शिकवी 252 पढ़ रहे हैं, 254 है जिसके अंदर इसके बारे में बात की जाती है। तो नई एक बात ये आज की गई, आज TV शोज़ पे ये चल रही थी बात कि मेरा लंबा सवाल हो गया मगर मैं चाह रहा हूँ आप मुफस्सिल जवाब एक ही दफ़ा दे दें कि जी वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास तो इख्तियारात ही नहीं है, उसके पास कोई FIA पुलिस तो नहीं होती है कि वो अगर कहें तो वो फिर उनके कहने के पे करवाए जा सके। ये सारा मैं ज़रा लंबा कर दिया मैंने, मगर आपसे लंबा जवाब भी मैं चाहता हूँ अनइंटरप्टेड। जी सरवत, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि एक दो चीज़ें प्लीज़ आप भी एज एंकर ज़रा लोगों को बताएं, और बार बार बताने की लोगों ने पढ़ा नहीं है आई कि वो शिक भी नहीं पड़ी जिस पे वो बहस करते हैं और वो इस पे सोचते हैं गुंजाइश निकल सकती है। पाकिस्तान के आइन में 105 आर्टिकल 105 में जो लिखा अल्फाज है 90 डेज के मुतालिक, वो ये नहीं है कि विद इन 90 डेज। ये बड़ी मैं आपको बताने लगा हूं कि कितनी इम्पेरेटिव इस बारे में आइन कितना इम्पेरेटिव है, कितना सख्त है और वाज़ेह है और मुबहम नहीं है। ये आइन नहीं कहता कि इलेक्शन विल बी हेल्ड विद इन 90 डेज, वो कहता है कि नॉट लेटर देन 90। अब जब मनफी में किसी चीज को, ये हमारे जो कवानीन को और स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने का एक असूल ये है कि जब नेगेटिव में कहा जाए तो वो पाबंद है, उससे कोई मफर ही नहीं है।
विद इन 90 डेज पे अगर 2-4 दिन इजाफी हो जाए तो, और मजबूरन हो जाए, एक तूफान आ जाए, 4 दिन आप 7 दिन आगे कर दो, अगर विद इन 90 डेज। पर ये तो कहता है नॉट लेटर देन 90 डेज, यानी 90 डेज को आप क्रॉस ही नहीं कर सकते, ये एक रेड लाइन है। अब एक तो इसमें ये बड़ी बुनियादी चीज है। दूसरी चीज ये है कि मैं समझता हूं कि यकीनन ये अपोजिशन वाले अगर नहीं भी खौफजदा इमरान खान को से, तो एक हवा बना रहे हैं उसको, एक हवा बन गया वो सारी जमातों के लिए। और वो हवा क्या बन गया कि जी इसके साथ हम सब मिलकर भी मुकाबला नहीं कर सके। और इतना बड़ा हवा मेरा नहीं ख्याल वो है या वो हो सकता है, पर ये इनकी और इनमें हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे में लीड प्लेयर इस मामले में खासकर वो नून लीग है। और नून लीग ने एक मरहला बड़ा कामयाबी से गुजारा है। वो कौन सा मरहला था? जब नून लीग ऑपोजिशन में थी, पीडीएम ऑपोजिशन में थी, इमरान खान हुकूमत में था। तो ऐसे ऐसे जलसे किए मरियम ने, जिनकी तादाद जितनी बड़ी भी हो या छोटी हो, पर उनमें बड़ा जोश जज्बा था, जोश जज्बा था। आज वो मरियम जलसा करती है, मरियम की रिसेप्शन होती है, एयरपोर्ट पे रिसेप्शन, लोग तवक्को कर रहे थे कि बीबी शहीद की 1985 वाली तो हरगिज़ नहीं कर सकती मरियम, पर मरियम एक पूरा एक जज्बाती जलसा लेके आई। उस सारे जो आए हुए थे, एक नारा नहीं लगा, मैं तो देखता रहा, ये तकरीर कर रही थी और डेड फिश क्राउड था, सिर्फ डेड फिश क्राउड, कोई उनमें से जज्बाती नहीं। और मरियम वो है जो उसको वो शख्सियत है जिसने शरीफ खानदान को वर्चुअली सिंगल हैंडेडली बड़ी मुश्किलात से निकाला है। अब मियां साहब को बाहर जो भेजा है वो मरियम के जलसे थे, मरियम की स्ट्रेंथ थी। ये भाई तो दोनों इसके भागे में भगौड़े, मियां साहब वालिद साहब भी भाग गए, मफरूर हो गए। वो जो डार साहब इनकी फैमिली में वो भी गायब, मफरूर के दोनों बेटे भी मफरूर। यहाँ तो लड़ रहा था, अगर कोई 2 बंदे कर रहे थे शरीफ खानदान में, तो एक वो हमजा था और एक मरियम थी। हमजा ने को तो मरियम ने वो ऐसी पलटी मारी है कि वो छोड़ गया है, वो तो दिल बर्दाश्त ही होगी। उसको तो है कि मैं जितना भी करूं, ये मेरी कजन जो है, मेरी बहन, ये अब इसको ही मिलना है और मुझे कुछ नहीं मिलना। वो तो रास्ते से हट गया। मरियम ने बचाया बाप को भी। अब बाप और मरियम असल में पीएमएल नवाज है। ये जो अपोजिशन हुकूमत है हमारी, इसमें असल में नवाज शरीफ, मरियम और राना सनाउल्लाह ये ले रहे हैं सारे फैसले इसके सिक्योरिटी के। चौधरी साहब, मैं बड़ी माजरत के साथ आपको ज़रा थोड़ा सा वापस कानूनी तरफ लाना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि ये तकरीरों में बड़ा जलाल है, मगर पॉलिसी के अंदर बड़ा मलाल है इलेक्शन के ऊपर उनके नज़र आ रहा है।
मगर ये आप 2-3 दफ़ा आप हमारे प्रोग्राम में भी बता चुके हैं और आज और भी टीवी में मैंने आपको देखा कि आपने एक्सप्लेन बड़ी वाज़ेह तौर पे किया है कि आर्टिकल 254 जिसका बड़ा हवाला दिया जाता है कि ग्राउंड्स जो जिनके ऊपर जो है ना मुलतवी किया जाता है, और आप हमारे प्रोग्राम में ये भी बता चुके हैं, मैं दोहराने नहीं चाहता कि जो हाजी सैफुल्लाह केस का अंदर जो अदालत ने कहा था उसमें कंडोन किया था कि हालात बहुत नागज़ीर हैं, दरगुजर किया था, ऑथराइज नहीं किया था। इसी तरह बीबी का जो इलेक्शन उनकी शहादत पे जो था उस वक्त भी हालात बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत बड़ी वजह थी और वो ग्राउंड बहुत बड़ी थी, उसमें भी उसके बावजूद भी दरगुजर किया था। मैं उसको नहीं दोहराना चाहता। नया एक पॉइंट जो आया है आज, ये बार बार लोग ये कह रहे थे कि जी अदालत के, क्योंकि अब घूम फिर के इलेक्शन कमीशन भी हाथ बांध के बैठा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज भी अब जो गवर्नमेंट की अपोजिशन की नहीं वो भी हीले बहाने कर रही हैं, तो तमाम नजरें अदालत पे हैं। ये कहा जा रहा था कि जनाब अदालत के पास इख्तियार नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करने का, अगर अदालत कहेगी कि करवाओ तो अदालत के पास इख्तियार नहीं है। मैं उस पर आपकी राय चाह रहा था। एक चीज तो मैं कर दूं और अदालत पे ही आता हूं, फौज के पास कोई इख्तियार नहीं है इनकार करने, कोई इख्तियार नहीं। अगर हुक्म होता है फौज को कि आप आए, आप पिकेट करें, आप इस इलेक्शन प्रोसेस में ये आपकी ड्यूटी है, ये उनको करना लाजिम है। आर्टिकल 5 भी है, आर्टिकल 252 भी है, बड़ा क्लियर है, और ये खास फौज के बच्चे। दूसरा, सिविल ब्यूरोक्रेसी को कोई उसके पास उज़र नहीं है इनकार कर दे। तीसरा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो खुद उसके पास इख्तियारात हुकूमत के हैं, केयर टेकर्स के पास कोई इख्तियार नहीं, निगरान हुकूमतों के पास, काबीना के पास कोई इख्तियार नहीं। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने, और मैं इसकी वजह से आऊंगा, किस पे मैं आ रहा हूं, कंक्लूड करूंगा वो बताऊं। निगरानों के बारे में 3 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, एक आपके दोस्त ख्वाजा आसिफ ने पहले सबसे ली थी, और वो ये कि जो ये है निगरान हुकूमत, ये सिर्फ जो डंग टपाऊ और कुर्सी को गर्म रखने के लिए, ताकि एक इम्प्रेशन यही कास्ट हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत है, वो चल रही है, एक चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, एक गवर्नर है और सिविल सर्वेंट्स है, काबीना है। ये सिर्फ दिखावा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इनके पास पोस्टिंग और ट्रांसफर की भी पावर नहीं। ये रोज इतनी पोस्टिंग ट्रांसफर कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, मैं तो आइन को आपने पूछा है, तो जो आइन कहता है वो अर्ज कर रहा हूं। आइन कहता है पोस्टिंग और ट्रांसफर की पावर नहीं है चीफ मिनिस्टर को, एक्ट ये निगरान चीफ मिनिस्टर, और कोई खर्चे करने की पावर नहीं है, कोई स्कीमें नहीं देने की पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेबस है। वो एक बैठा हुआ है सिर्फ फॉर्मेलिटी, फॉर दी फॉर्मेलिटी। अब एक जब जुडिशरी की बारी में आती है, जुडिशरी के बारे में मैं कह सकता हूं, जुडिशरी इनके एग्जेक्टिव के मातहत नहीं, जुडिशरी इनसे अबव है, क्योंकि जुडिशरी के बारे में आर्टिकल 190 में कहा गया कि एवरी एग्जेक्टिव पावर शैल ओबे द जुडिशरी। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा। जुडिशरी के बारे में लिखा हुआ है कि ऑल एग्जेक्टिव अथॉरिटीज विल ओबे द जुडिशरी, और अब दिलचस्प बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में लिखा हुआ है। ये 2 हैं जो कि जिनको ऑल एग्जेक्टिव पावर दी हुई है।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो 90 दिन जिसमें इलेक्शन हो रहे हो, एवरी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उस 90 दिन में इज सबऑर्डिनेट टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड हैज टू सबमिट टू द विल ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौज को भी बुलाए, आर्मी चीफ को खत लिखे कि मुझे इतने बंदे चाहिए इस टिकट पे, इतने ये वो ठीक है, वो डिस्कशन करके आर्मी चीफ बना ले, ये ठीक है। डिस्कशन में क्या है कि जी इतने बंदे हम नहीं स्पेयर कर सकते, हमारी ये बॉर्डर पे इधर टेंशन हो गई है इंडिया के बॉर्डर पे या बलूचिस्तान में, मैं आपको ये आपने 3 लाख मांगे हैं, मैं आपको 2.5 लाख दे सकता हूँ। पर ये इनकार कोई नहीं कर सकता, ना उसको इनकार किया कर सकता है, ना चीफ जस्टिस को इनकार कर। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आके कुछ और ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मुझे बात करनी है, मगर इसके साथ साथ IMF और पाकिस्तान की मौशी हालत किस दहाए पर खड़ी है, इसके ऊपर भी बात करनी है। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। सियासत के ऊपर तो मजीद कुछ बात करेंगे, मगर उससे पहले आपको बता दें कि सियासत हमारी मौशी सूरत हाल से जुड़ी है और इस मौशी सूरत हाल में आवाम के लिए क्या कुछ निकलेगा, आमिर साहब का तो तज़किया शामिल करेंगे, मगर साबिक वज़ीर ममलिकत हारून शरीफ साहब भी इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी इस्तेफादा करेंगे। ओवर टू यू। जी, हारून का ये तारुफ मेरा ख्याल वो पसंद नहीं करेंगे, वो ये हमारे पुराने वाकिफ़ हैं, दोस्त भी हैं, ये डेवलपमेंट के एक्सपर्ट हैं, ये फिर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के हेड रहे हुए हैं, ये इकनॉमिक्स बहुत अच्छी समझते हैं, हमें बड़ा मौका मिला इनसे सीखने का। तो हारून ये बिल्कुल ये जो फरमा रही थी कि सियासत इस वक्त जो है वो मुआशियात से जुड़ी है, कि यहाँ तक कि इलेक्शन भी वो जो पोस्टपोन करने का बहाना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो अभी सारी नज़रें घूम फिर के IMF पे थी और ये बताया जा रहा था कि जुमेरात को ये जो पंजाबी में कहते हैं ना कट्टी कट्टा निकल आएगा, तो आज कट्टी कट्टे की कोई मुबहम सी इतलात आई हैं। आपके पास कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन हो बता दें, और कहाँ बात फंसी हुई है? जी आमिर, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो निगोशिएशंस होती हैं टेक्निकल लेवल की, इसके बाद एक स्टाफ एग्रीमेंट आता है ड्राफ्ट, जिसके अंदर पाकिस्तान और IMF दोनों अग्री करते हैं कि ये हम बोर्ड को भेज देंगे। एक्सपेक्टेशन ये थी कि कल तक वो आ जाना चाहिए था, क्योंकि आगे वीकेंड भी आ रहा था, लेकिन बातचीत जो है अभी भी जो प्रोजेक्शंस हैं, नंबर्स हैं, ख़ास तौर पे सर्कुलर डेट के नंबर्स हैं, और जो एडिशनल टैक्सेशन के अंदर होल्स हैं, वहाँ पर हम समहाउ लगता है कि मुतमईन नहीं कर पा रहे। लेकिन उससे ज़्यादा समझने की बात इस वक्त ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की बारगेनिंग पावर जो है एट इट्स लोएस्ट है, क्योंकि लेंडर को भी नज़र आ रहा है कि उनके बगैर हम चल नहीं पाएंगे। सिमिलरली अगर आप देखें तो जो हमारे दोस्त ममालिक ने डिपॉजिट देने थे वो भी रुके हुए हैं, और वो भी इस वक्त डिपॉजिट देने की बजाय कह रहे हैं कि हमें प्रॉफिटेबल कंपनीज के शेयर्स दे दीजिए ताकि हम गवर्नमेंट पे रिस्क ना लें। तो ये जब रिसेशन होता है उस वक्त पैनिक सेल एक वर्स्ट ऑप्शन होती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस वक्त वहां पहुंच गया है। अब जब आपके पास बार्गेनिंग पावर नहीं है इस वक्त, तो मेरे हिसाब से एक एक दिन का डिले मार्केट को नेगेटिव सिग्नल दे रहा है, और हमें स्टाफ एग्रीमेंट आज साइन कर लेना चाहिए था ड्राफ्ट, ताकि वो चला जाता। बाय द वे IMF भी फंसा हुआ है, क्योंकि उनके पास भी इतनी चॉइसेस नहीं है कि अगर वो पाकिस्तान प्रोग्राम को रिवाइव नहीं कर पाते हैं तो इस वक्त कोई 20-25 और ममालिक बड़ी फ्रेजाइल सूरत हाल में है, तो वो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगी कि मुल्क जो है उनका प्रोग्राम मुकम्मल नहीं कर पा रहे। तो मेरे हिसाब से इसका कोई हल तो निकलेगा, लेकिन हम अभी तक सियासी कॉस्ट के लेंस से देख रहे हैं, हम इसको पाकिस्तान को इकोनॉमिक रिफॉर्म के लेंस से नहीं देख रहे हैं।
हारून, मैं आपको फॉलो करता रहता हूँ। आप उन चंद लोगों में से जो ये कहते हैं कि जब तक हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं होंगे हम आगे मामला ठीक नहीं होंगे। आज ये हम बड़े अच्छे ऑथर हैं फ़कीर इजाज़ुद्दीन साहब, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, नॉर्मली इकोनॉमिक्स पे इतना नहीं लिखते, पर उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई हुई है कि IMF से कब से शुरू हुआ है, किसने कितने प्रोग्राम्स नेगोशिएट किए, पर उन्होंने कंक्लूजन बड़ा मज़ेदार निकाला है। उन्होंने कहा जनाब एक बुनियादी बात है कि IMF हमें क्यों नहीं कहता कि जनाब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करवाएं और उसके अंदर जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्लियामेंट के ज़रिए बैठ के जो है ना एंडोर्स करें, तो तब उसको कंडीशनल उससे मशरूत करें, जो कि अभी फ़िलहाल तो बैठ के कोई दो बातें नहीं कर सकते, APC भी हो सकती है तो वो बात मुश्किल है। पर साथ में उन्होंने एक बात लिखी है कि ये स्टेट बैंक जो है ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है, डार साहब ख़ास तौर पे, वो इस तरह के उनके जहन में कुछ इरादे हैं कि फिलंथ्रोपिस्ट कोई अमीर लोगों से कहें कि वो आप ना हमें पैसे दे दें तो हम गुजारा कर लें। और एक लाइटर टोन में मैं करूँ कि एक मौलाना साहब हैं, वो बड़ा थिएटर लगा लेते हैं, उन्होंने आज बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है। उन्होंने कहा है कि जी 57 मुल्क है इस्लामी, वो सब $1-1 बिलियन की कमेटी डालें और पहली कमेटी पाकिस्तान रख ले। ये अब बुरा ना मनाइएगा, मैंने ज़रा लाइटर टोन में इकनॉमिक्स को करने की कोशिश की है, मगर वाकई मज़ा की सूरत हाल है। देखिए, सूरत हाल ये है कि हमने अपना मजाक खुद बनवाया है आमिर। हम जो हैं इस वक्त, आप देखिए ये जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है या हमारा जो बजट डेफिसिट है, हमारा असल डेफिसिट जो है वो तो एतबार का डेफिसिट है कि हमारे ऊपर ना इंटरनेशनल इदारे एतबार कर रहे हैं, ना मार्केट्स कर रही हैं एतबार, ना हमारे अपने लोग कर रहे हैं एतबार। और विद इन दी इकोनॉमिक टीम जब मार्केट को ऐसे इशारे जाएं कि फिलंथ्रपी के लोग आ जाएं या कहीं से कुछ चंदा इकट्ठा हो जाए या कमेटियां पड़ जाए, देखिए ये बड़ी वरीसम चीज़ है कि हम एक कॉन्क्रीट इकोनॉमिक वैल्यू प्रोपोजिशन रखने में नाकाम हैं। जो आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, वो इशू उसका ये है कि इकोनॉमी का जो ढांचा है वो 30-35 साल से बदला नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कर्ज दुगने से आगे चले गए। अब एक चीज़ अगर वायबल ही नहीं है और आप पेटनेज बेस्ड वही पुराने स्ट्रक्चर को चला रहे हैं, तो वो तो एक टाइम आना था जब लोग हैरान होते हैं कि हालात इतने ख़राब हो गए हैं। तो मुझे कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि ये टाइम आना था, क्योंकि हमने आंखें बंद की थी, डिनायल में थी, हमारी जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग पे कोई आता था बेल आउट कर देता था। लेकिन अब वक्त ये है कि अब सलाहियत की भी कमी है और पॉलिटिक्स, स्टिल पावर पॉलिटिक्स जो है वो कैप्चर किया हुआ उन्होंने इमेजिनेशन ऑफ डिसीजन मेकर्स की। इन सूरत हाल के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि उसके अंदर तो एक चेंज मैनेजमेंट चाहिए। आपके कुछ होंगे, बहुत से लोग खत्म हो जाएंगे जो वायबल नहीं है, और वो करने की कॉस्ट पे करने को जो वेस्टेड क्रोनी इंटरेस्ट हैं इस वक्त की सियासत में मुझे नहीं दिखते। ठीक है अरुण साहब, मैं यहीं से गुफ्तगू को आगे लेकर चलती हूँ। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, IMF के पास हमें जाने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का। आपको क्या लगता है, हम सब जानते हैं कि इतना संगीन मसला है कि हम बार बार IMF के पास जाते हैं, वक्ती तौर पे एक पैकेज मिलता है, वक्ती तौर पे एक रिलीफ होता है। जैसे ही कोई भी पार्टी इलेक्शंस के अंदर जाती है तो वो सब्सिडीज भी देती है और उस पैकेज से वो मुनहरफ भी हमें नजर आती है, जिसकी वजह से हमें दोबारा सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला क्या इतना गंभीर है कि इसको हल करना नामुमकिन आपको नजर आता है, या आपको लगता है कि हमारी पॉलिसी के अंदर कहीं पर ऐसा सुकम है कि जिसको चाहते हुए भी, जानते हुए भी दूर नहीं किया जा रहा? कि देखिए, ये नामुमकिन तो तब होता कि अगर बाकी ममालिक ने ना किया होता। हमारी आंखों के सामने जो है इंडोनेशिया ने भी कर लिया, ईस्ट एशिया ने भी कर लिया, हिंदुस्तान ने भी कर लिया। देखिए, IMF लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है। जब आपकी सारी ऑप्शंस खत्म हो जाएं, आप हाथ खड़े कर दें कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो फंड वहां आता है। अनफॉर्चुनेटली अभी ये जो ही स्टाफ एग्रीमेंट होगा, आप देखेंगे शादियाने इस तरह बजाए जाएंगे जैसे हमने कोई बड़ी इनोवेटिव चीज कर दी है। हालांकि ये तो आप एक शिकस्त मान रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पाए, तो हमने IMF को अंदर ले आए हैं। अब जो आपके सवाल का मुख्तसर जवाब ये है जी कि 20 साल पहले अगर हम $100 एक्सपोर्ट करते थे तो हम $125 इंपोर्ट करते थे।
आज हम $100 ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं और $250 इंपोर्ट कर रहे हैं। अब वो $150 कहां से आएगा? तीन चीजें होती हैं, एक एक्सपोर्ट की आमदन होती है, एक रिमिटेंस है, तीसरी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। हारून क्विक आंसर चाहिए क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है। वो ये बिल्कुल लार्जर इश्यूज के ऊपर मैक्रो करते रहेंगे, पर आज की सूरत हाल ये है कि हमारा जो रिजर्व्स हैं वो $3 अरब से भी नीचे चले गए हैं और पेट्रोल का क्राइसिस अभी जारी है। और ये अगर खुदा ना खास्ता आप कह रहे हैं कि IMF का हो तो शादियाने बजाएं, मगर खुदा ना खास्ता IMF से नहीं हो पाता, चाहे दोनों फंसे हुए हैं कि आप बड़े पॉजिटिव लग रहे हैं कि ये हो जाएगा, फ़र्ज़ करें नहीं हो पाता तो हमें कितना डरना चाहिए? नहीं जी, हमें तो पहले से डरना चाहिए। मेरा क्विक कमेंट ये है कि फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप अपने एसेट्स की फोर्स सेल करेंगे, और तो मुझे कहीं से डॉलर आते नहीं दिखाई दे रहे। जब आप फोर्स सेल करेंगे, मार्केट्स बैठी हुई हैं, तो उसकी प्राइस जो है अच्छी लगनी बड़ी मुश्किल है, लेकिन आपके पास और कोई चॉइस नहीं। आप फैमिली सिल्वर बेचेंगे, और तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। नहीं तो डिफ़ॉल्ट का जो बार बार सुनते हैं कि अभी तक तो नहीं चलें, ठीक है, डेट का डिफ़ॉल्ट नहीं है, मगर बाकी डिफ़ॉल्ट तो वर्चुअली हो चुके हुए हैं। LCs नहीं खुल रही हैं, दवाइयाँ, सबसे बड़ा मसला तो फूड आइटम्स, और अब जो दवाइयों का है कि 40 कंपनियां ये कह रही हैं कि हम ये बंद करने जा रही हैं क्योंकि हमारी LCs नहीं खोल रही हैं। पेट्रोल वाले भी यही कह रहे हैं, जो कंपनीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, कि जनाब ये 2 महीने से वो गवर्नमेंट इंसिस्ट कर रही है कि 20 दिन का हमारे पास रिजर्व मौजूद है, सिर्फ ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। वो कह रहे हैं जी ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी है, मगर स्टॉक भी तमाम OMCs के पास ख़ास तौर पर नहीं है। जी आमिर, इसके अंदर 2 चीजें हैं। एक तो यह है कि जब आप अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट ऑनर नहीं कर रहे हैं या डिपॉजिट को इवन रोल ओवर करने जाते हैं, तो इसका मतलब है आप डिफॉल्ट तो कर रहे हैं, लेकिन बाय डेफिनेशन डिफॉल्ट ये होता है कि जब आप कमर्शियल डेट के जो बॉन्ड मार्केट के अंदर कूपन पेमेंट या असल जर नहीं पे कर पाते। IMF प्रोग्राम तो हमने जो 23 किए हैं, उसके अंदर से हमने 21 प्रोग्राम में डिफॉल्ट किया, हमने नहीं कंप्लीट किए। देखिए ना जी, सवाल इस वक्त ये है कि लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि इस वक्त अगर मार्केट्स आपको ट्रस्ट नहीं करती तो पैसा कहां से आएगा। और ये जो आप दिखा रहे हैं इस वक्त सूरत हाल पैदा हो गई है कि सारे, मैं कल लाहौर में एक स्पीच देने गया था, सब बिजनेसमैनों ने कहा कि अगर इस वक्त हम LCs हमारे फंसी हुई हैं, अगर वो नहीं खुलती हैं तो मैसिव ले ऑफ्स हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास फैक्ट्रियों बंद करने के अलावा चारा नहीं है। तो ये हुकूमत को अब सियासत से उठ के इन चीजों पे देखने की जरूरत तो है। आपका, मेरी राय ये है अभी भी कि हम शायद अभी कमर्शियल डिफॉल्ट तो ना करें, लेकिन अगर एतबार मार्केट का उठ जाएगा तो उसका इर्रेपरेबल डैमेज हो जाता है ममालिक को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद है। सियासत की बात उन्होंने छेड़ दी, मगर आमिर साहब हम वन गो में जाएंगे। अभी मुझे एक चीज़ बस आपसे डिस्कस ये करना चाह रही हूँ। अभी आगे मौसम भी बदल रहा है, तवानाई की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एनर्जी के ज़खायर ऑलरेडी हमारे पास कम हैं। आपको नहीं लगता कि ज़र मुबादला के ज़खायर जो निहायत नीचे चले गए हैं वो और भी कम हो जाएंगे एनर्जी को परचेज करने के लिए? भाई सारा कुछ डिपेंडेंट है IMF के ऊपर। IMF से ये अगर हो जाता है तो हमारे तमाम जो वादे किए गए हैं हमारे दोस्त ममालिक ने, डोनर्स ने, वो एकदम से पैसा आ जाएगा तो ये मामला तो रुक जाएंगे। और एक साइकोलॉजिकल जो भी हारून बात कर रहे थे कि एतबार, ये सारी जो इकॉनमी चलती है वो एतबार पे चलती है, तो वो एतबार अगर उड़ जाता है तो फिर वो हर कोई रन ऑन द बैंक्स, रन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, रन ऑन एवरीथिंग वो हो जाता है, फिर वो पैनिक हो जाता है। ये श्रीलंका में यही चीज़ एग्जैक्टली हुई थी। तो सबसे ज़्यादा लिहाजा बड़े डिपेंडेंट हैं इसके ऊपर कि हम करें। और वो इसलिए भी पॉजिटिव वो भी हैं कि IMF को भी पता है कि हमारी क्या हालत है। वो भी मेरा ख्याल नहीं चाहेंगे कि टीका कम से कम लगा रहे, बीमार शायद हम रहे हैं, मगर हमें हमारी फातगी कोई भी अफोर्ड नहीं करता, खुदा न खास्ता। अब मैं सियासत पे क्विकली आता हूँ। अपने वन गो में कहा कि हम क्योंकि ये जो इलेक्शन ताखीर के बहाने जो उस पर बहस कर रहे थे, 2 चीज़ों में मैं क्विकली आना चाहता हूँ। एक ये कि पैसे नहीं है जी, ओ जी पैसे नहीं है, खजाना खाली है, खजाना खाली है। मुझे इस पर हंसी आती है कि ये
हम कल भी जिक्र कर चुके थे कि अपनी जो यशियां हैं, गाड़ियां हैं, तलल्ले और 85 जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं पैसे नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक पैसा जो होता है, हमारा सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो हमारा फॉरेन डेट बैलेंस ऑफ पेमेंट का है, डॉलर्स की कमी का है। ये इंटरनल डेट फिर भी चलाया जा सकता है और कई दफ़ा इलेक्शन के मौके पर इस तरह ये एक गलत बात होती थी कि बसंत के ऊपर अरबों रुपए ज़ाया हो गए। वो ज़ाया नहीं होते, वो पैसा सर्कुलेट करता है, इधर से उधर जाता है और इसमें काफ़ी सारी ब्लैक मनी और अमीरों के पैसे, जो बड़े अमीर कैंडिडेट्स हैं वो नीचे की तरफ आते हैं, एम्प्लॉयमेंट चलती है, रौनक भी लगती है। सो ये कह देना कि जी इकोनॉमिक कंडीशन, हाँ ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी सूरत हाल है, मगर कि जी इलेक्शन के लिए इसलिए नहीं करवाना कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। ये एक बिल्कुल एक फजूल है। लॉ एंड ऑर्डर का हम बता चुके हैं कि वो लिए लीगल उन्होंने बता दिया। अब आपको एक सियासी सवाल करना चाह रही है। मेरा बिल्कुल, मैं कह रही फटाफट सियासी सवाल, 4 मिनट मेरे पास है। नून लीग की जो टूट फूट हो रही है, मरियम साहब फरमा रही थी कि तमाम मसाइल का हल नवाज शरीफ साहब के पास है। ये मैं नहीं कह रही, एतजाज एहसन साहब कह रहे थे कि दोनों बच्चे भगोड़े हैं और उनके वालिद गिरामी भी भागे हुए। ये मैं नहीं कह रही, एतजाज एहसन साहब कहता तो ये लगता था कि मेरा मुतासिब राय है, मगर बहरहाल एतजाज एहसन साहब जो है वो याद रहे कि पीडीएम की एक रुकन पार्टी है, पीपल्स पार्टी, उसके रुकन हैं और गो के हमेशा खुल के बात करते हैं। उन चंद लोगों में से अब चंद ही रह गए हैं, पीपल्स पार्टी में ज़्यादा नहीं रह गए हैं, जो कि सच्ची बात करते हैं। और उन्होंने आज बहुत ज़्यादा ये जो कहा है ना कि शायद वकीलों को जजों के खिलाफ, पहले इनके हक में निकले थे, अब खिलाफ निकलना पड़ेगा। ये बहुत एतजाज सन, देखिए इस उम्र में हर आदमी, मैं, एतजाज साहब और चीफ जस्टिस आई एम श्योर अपनी लेगेसी का सोचते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो हमें लोग कैसे याद करेंगे। हमारे जाने के बाद क्या छोड़ा जाएगा। की जाती है कि वाकई लेगेसी के मुतालिक सोचा जाए। नून लीग टूट रही है सीरीसी। पहले तो वो अभी जिस तरह फरमा रहे थे कि हमजा शहबाज शरीफ किधर है भाई साहब, जो इतने अरसे से लीड कर रहे थे पिछले 10-20 साल से, उन्हीं के पास था ना पंजाब, तो वो गायब है बिल्कुल। एक तो खानदान के अंदर ये क्लियरली डिवाइड आ गई। फिर उनको जो चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया, वो जो आप छेड़ रही थी कि बन्नू अब्बासिया, बन्नू अब्बासिया में पहले तो आप देखें, पहला अब्बासी साहब है शाहिद खान अब्बासी, वो रिजाइन करके पोस्ट पे चले गए हैं। उन्होंने कहा तो बेचारों ने अच्छी अल्फाज में पार्टी में हूँ, पर बेसिकली उन्होंने कहा जी मैं बस्ता नहीं उठा सकता। मरियम बीबी का पहले उससे मिफ्ता साहब गए, उनकी भी बेइज्जती करके गया। 14 साल पहले चले गए थे। उन्होंने आज से 10-15 साल पहले कह दिया था कि मैं अपनी बेटियों की तरह है, बच्चे हैं, मुझे सीनियरिटी का एक हक है, मैं नवाज शरीफ का हम असर हूँ, मैं बस्ता नहीं उसकी बेटी का उठा सकता। ये तो अब उस बस्ता ना उठाने की वजह से दूसरे अब्बासी कौन है? दूसरे हैं महताब अब्बासी। एक ये फार्मर चीफ मिनिस्टर हैं, दूसरे ये गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर जो है खैबर पख्तूनख्वा के साबिक रहे हुए हैं। तो वो ये भी बड़े आदमी हैं। उन्होंने भी कहा आज जो हरिपुर के जलसे के अंदर उन्होंने कहा नहीं ये नहीं है, और उन्होंने तनकीद किया गया एक तो हमें बात नहीं की जाती, 4 लोग हैं वो कह रहे हैं ये कश्मीरी बरादरी आपस में बैठ के फैसले करती है, हमें कोई पूछता ही नहीं है। तो केपी पहले ही जा चुके हैं और केपी में सिर्फ हज़ारा बेल्ट है जहाँ से इनको वोट मिलता है। सो लिहाजा वहाँ भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, उनको बड़ा मनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा नहीं जनाब हमारा इलेक्शन में ना जाना भी फैसला गलत है, हमारा गवर्नमेंट के अंदर आना भी फैसला गलत है। बहुत सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि अगर उसके बाद वो कह रहे हैं केपी से हम फारिग हैं, बलूचिस्तान से भी फारिग हैं, बाकी सूबों से फारिग हैं। लास्ट अब्बासी जो है वो हनीफ अब्बासी साहब है। ये पिंडी का नेक्स्ट जलसा है, लड़ाइयाँ हो गई हैं और जलसे से पहले वो नाराज होकर फ्रांस चले गए। ठीक है, आखिरी 1 मिनट मेरे पास है। एपीसी बहुत इंपॉर्टेंट थी जो होना थी, मगर दौरा तुर्की की वजह से उसको मंसूख किया गया। ना दौरे पर गए हैं ना एपीसी हुई है, ये हो क्या रहा है? लोग तो अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। पहले तो सोशल मीडिया में ये सही वो कहा जा रहा था कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो हालात है वहाँ जाना है, और वो भी हमारी तरह नहीं है कि फोटो ऑप्स करते हैं, वो एक्चुअली जो करना है काम कर वो तामीरी काम अभी फिलहाल रिफॉर्म का रेस्क्यू का काम कर रहे हैं ये सारे। तो हमारे ऐसे जो शक्ल दिखाने वाली है वो ये पता नहीं शायद खबर सही नहीं होगी कि उन्होंने इनकार किया कि आप ना आए, ये खुद ही। दूसरा एपीसी बात सुने, एपीसी कैसे हो सकती है कि जी जब आपकी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो उसके अंदर शामिल ना हो। और आज मैं सद उमर को सुन रहा था, उन्होंने कहा जी हमें अगर फ़ौज की तरफ से ये कहा जाए
तो हम जा सकते हैं, और उसका हम मतलब ये तशरीह करेंगे कि उनकी इस बात पे रजामंदी है कि मामलात जो हैं आइन और कानून के मुताबिक चलने चाहिए। ये सिर्फ बैठ के वहाँ पे एक उठक बैठक नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर एक प्रॉपर होलिस्टिक एजेंडा डिस्कस करना चाहिए। तो ये एक मामला तो स्नैच पे पहुँच गए हैं कि ये भी जिस तरह इन्होंने ये भी वो भी PTI वाले भी उनको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ये भी इन्होंने भी इन्वॉल्व कर दिया है। गलत तशरीह करके इलेक्शन हो जाने चाहिए, रास्ता हमवार होना चाहिए, वो अवॉइड करना चाह रहे हैं। मगर हाँ, एजाज साहब जो कह रहे हैं अगर आइन की वो वाली शिकें इन्वोक की जाएंगी तो इलेक्शन कमीशन के उसके लिए भी हर ड्यूटी के लिए वो हमेशा आते रहे हैं, और उनका आईनी जो है आना पड़ेगा। थैंक यू सो मच आमिर साहब, थैंक यू सो मच। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।